कोमल एक गरीब घर की लड़की थी जिसके घर में बस उसकी माँ थी, जो कि चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो। जैसी गरीबी उसकी माँ ने देखी, वो नहीं चाहती थी कि यही सब कोमल भी देखे। इसीलिए काफी ढूंढने के बाद कोमल के लिए शांति को एक अच्छे घर और परिवार का लड़का मिलता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए, जो कि बहुत ज्यादा अमीर था, और वो लोग चाहते थे कि उनके घर की बहू एक गरीब परिवार से हो। लेकिन इसीलिए वो कोमल को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेते हैं। और कुछ दिनों बाद कोमल की शादी नितिन से होती है। शादी के अगले दिन कोमल की सास कोमल से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो सभी के लिए कुछ मीठा बना ले। माँ जी, आप बताएंगी कि घर में कितने लोग हैं? घर में तो अभी हम 3 हैं ही, लेकिन ये अब क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अभी जाकर बनाती हूँ। इतना कहकर अब कोमल किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। वहीं दूसरी ओर घर में कोकिला की पड़ोसन विमला भी आ जाती है, जो कि कोकिला से कहती है, और कोकिला बहन, अब तो घर में बहू आ गई है, घर का तो माहौल ही बदल गया होगा तुम्हारे। हाँ विमला बहन, ये तो है, बहू के आ जाने से घर में थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू के मायके वाले गरीब हैं। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी बहू एक बड़े अमीर घर से लेकर आई होंगी, लेकिन तुम तो गरीब से लेकर आई हो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम अमीर हैं तो बहू भी अमीर लेकर आए। अगर सब अमीरों की बेटियों की ही शादी होगी तो गरीबों की बेटियां कहाँ जाएंगी? चलो, वो तो आपका बड़प्पन है कि आपकी सोच बाकियों की तरह नहीं है, लेकिन ये तो बताओ कि बहू साथ में लेकर के आई है, उसके मायके से उसे कुछ तो मिला होगा ना, भले ही वो गरीब है। नहीं विमला बहन, हमने दहेज नहीं लिया। उसके मायके वाले गरीब हैं तो हम उनसे क्या ही मांगते। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर कोमल आती है और सभी को कहती है, माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, चलिए खा लीजिए। हाँ चलो विमला, तुम भी मेरी बहू के हाथ का खाना खा लेना, आज इसकी पहली रसोई है ना घर में। हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो देखूं कि गरीबों के हाथ का खाना कैसा होता है। इतना कहकर अब विमला और कोकिला को कोमल अपने हाथों से बनी खीर देती है, और ये खीर विमला को इतनी पसंद आती है कि वो 2 और बार खा जाती है। थोड़ी ही देर में नितिन भी खाने के लिए आता है और कोकिला कहती है, अरे बहू, नितिन को भी दे खाने के लिए खीर, उसने तो कुछ भी नहीं खाया है। माँ जी, वो खीर तो खत्म हो गई। क्या कहा, खीर खत्म हो गई? ऐसे कितनी खीर बनाई थी बहू तुमने कि अभी बस 2 ही लोगों ने खाई है खीर और खत्म हो गई? माँ जी, मैंने 3 लोगों के हिसाब से ही खीर बनाई थी, ज्यादा इसलिए नहीं बनाई कि कहीं बच गई तो खराब हो जाएगी। अरे माँ, जाने भी दो, अभी नहीं है हमारे घर में, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप खामा का गुस्सा मत करो। ये लो, अब गरीब के घर से बहू लाओगी तो ऐसा ही होगा ना। तुम्हें नहीं पता कोकिला, ये गरीब लोग कितने कंजूस होते हैं। बहू, अब तू अपने मायके में नहीं ससुराल में है। यहाँ पर चाहे खाना फिक जाए, लेकिन कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, तो ज्यादा खाना बनाया कर, समझी? ठीक है माँ जी, मैं समझ गई और आगे से ध्यान भी रखूंगी। मैं अभी और खीर बना देती हूँ। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नितिन की बहन अपने घर आती है और उसे देखकर कोकिला कहती है, मेरी बेटी तू आ गई, भाई की शादी में तो क्यों नहीं आई नेहा? माँ, मैं किस मुंह से आती? आपने मेरे भाई की शादी एक गरीब घर की लड़की से जो करवा दी। मेरी सास तो मुझे ताने दे रही थी कि ना जाने आपकी अक्ल पर ऐसा कौन सा पत्थर पड़ गया जो आपने नितिन की शादी एक गरीब लड़की से करवा दी। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से करवाकर। इसे तो अमीरों के तौर तरीके भी नहीं पता। उस दिन वो विमला भी आई थी तो मजाक बना रही थी। अच्छा, अब जाने दो, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरी सास ने आपके लिए ये बनारसी साड़ी दी है और मिठाई भी दी है। ये बताओ कि भाभी के मायके से आपको क्या मिला? अब मैं किस किस को जवाब दूं? उसके घर से मैंने एक पैसा नहीं लिया और ना ही कोई सामान। उसके मायके वाले एकदम फटीचर हैं, उनसे मांगने में भी शर्म आती है। अब की है शादी तो भुगतो भी। मेरे देवर की जिस लड़की से शादी हुई है वो तो दहेज में सोने के सिक्के लेकर आई है। किस्मत वाली है तेरी सास कि उसकी बहू के मायके वाले अमीर हैं, लेकिन मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैं गरीब मायके वाली बहू ले आई। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर कोमल आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये कौन है? हाँ बहू, ये मेरी बेटी है, आज ही अपने ससुराल से आई है। ओह, तो ये है। माँ, आपकी गरीब मायके वाली बहू दिखने में तो कुछ खास नहीं है, फिर भी आपने इससे शादी करवा दी भाई की। अब बस भी कर, और बहू तू जाकर मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आ। और हाँ, ठीक से लेकर आना और अच्छे से हाथ धोकर बनाना कुछ मेरे लिए। मैंने सुना है गरीब लोग बहुत
अनहाइजीनिक होते हैं। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अब यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन कोमल की माँ शांति अपनी बेटी से मिलने के लिए हाथ में कुछ सामान लिए पुराने कपड़ों में उससे मिलने आती है, जिसे देखकर नेहा कहती है, अरे कहाँ घर में घुसी चली आ रही है? भीख मांगनी है तो घर के बाहर से मांगना, घर में आने की क्या जरूरत है तुझे? नहीं बेटा, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बल्कि मैं कोमल की माँ हूँ। शांति इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर कोकिला आ जाती है और शांति को देखकर कहती है, शांति बहन, आप यहाँ आज कैसे आना हुआ आपका हमारे महल में? बहन जी, आज मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मिल आऊं। आइए बैठिए शांति बहन। आंटी जी, वहाँ सोफे पर मत बैठना, वो नया सोफा है, कहीं गंदा ना हो जाए। और वो कुर्सी भी नहीं है और साफ है, गंदी हो जाएगी तो फेंकनी पड़ जाएगी ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ जमीन पर बैठ जाऊंगी और ये गंदा भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस घर में हुई है। तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है और अपनी माँ को नीचे बैठा हुआ देखकर वो कहती है, माँ, आप यहाँ कैसे? और आप जमीन पर क्यों बैठी हैं? वो ठीक जगह पर बैठी हैं, उन्हें अपनी हैसियत का पता है। ये सब आप क्या कह रही हैं दीदी? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा और मेरी माँ का मजाक बनाएंगी और हमारी बेइज्जती करें। बेटी, ऐसा नहीं कहते, ये तेरी ननद है और तुझसे बड़ी भी है, तू उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? वैसे भी मैं तुझे यहाँ देखने आई थी बेटी, अब देख लिया तो दिल को ठंडक पड़ गई। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर अब शांति वहाँ से चली जाती है और अपना सामान वहीं छोड़ जाती है, जिसे देखकर नेहा उसे खोलते हुए कहती है, जरा मैं भी तो देखूं भाभी की माँ क्या लेकर आई है इस बैग में। नेहा उस बैग में देखती है तो एक सुंदर सी ड्रेस थी जिस पर नेहा का नाम था। ऐसे ही और भी तोहफे थे जो कि काफी महंगे थे। ये सब देखकर नेहा कहती है, माँ, ये तो बहुत महंगा सामान है। मैंने ये साड़ियाँ, ड्रेस ऑनलाइन देखी थी, मैं कब से ये लेना चाह रही थी। दीदी, भले ही मेरी माँ गरीब है, लेकिन वो अपनी बेटी के अमीर ससुराल के बारे में सब अच्छे से जानती हैं कि यहाँ पैसों के भूखे लोग रहते हैं, जिन्हें लोगों से नहीं पैसों से प्यार है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी अमीरी की घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं ये भूल गई कि आप मेरी भाभी हैं और भाभी तो माँ समान होती है, और मैंने जाने अनजाने में अपनी माँ का ही अपमान किया है। हम जैसे अमीर लोग ही इस अमीर और गरीब की खाइयों को बढ़ाते हैं। मैं शुरू से ये सोचती आई कि गरीबों के अंदर रहन सहन का तरीका नहीं है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि जितनी आप लोगों में दरिया दिली है, उतनी हम अमीरों में नहीं। आप भले ही गरीब घर से हैं, लेकिन आपका दिल इतना बड़ा है कि आज उस दिल के आगे, उस भावना के आगे मेरी दौलत, मेरी शोहरत कुछ नहीं रही। इतना कहकर अब कोमल अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद कोकिला और नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन दोनों माँ बेटी कोमल से माफी मांगती हैं। नीतू झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब घमंडी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में नरेश नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है और उसके ऐसे घमंडी स्वभाव को देखकर उसकी सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, सच में बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गरीब होने के बाद भी इतनी घमंडी है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? और वैसे भी गरीब घर से निकलकर अमीर घर में आना मेरी किस्मत है, इसमें आपने क्या किया है? आप तो बस एक जरिया हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है बहू। लोग कहते हैं गरीब घर की लड़कियों में बहुत संस्कार होते हैं, उनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं होता है। हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी अमीर घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है वो तेरे जैसी तो नहीं होती। माँ जी, मुझे ताना मारने के सिवा और कुछ भी काम कर लिया करो, जरूरी नहीं है कि सारे काम नौकरी करें। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की में गरीब होने पर इतना घमंड था तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तब कहाँ उसका घमंड नीचे आएगा। लगता है मुझसे ही गलती हो गई तुझे पहचानने में। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नीतू पर अपनी सास देवकी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय देवकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति कॉटन की साड़ी पहने हुए
अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो देवकी तुम, और तुम्हारी बहू कैसी है? शांति तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? आज कैसे अपनी सहेली की याद आ गई तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरी बहू भी। ऐसी बात नहीं है देवकी, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन ये रोज रोज तुम्हारे घर पर आऊंगी तो तुम्हारी बहू सोचेगी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अब तुम इतनी अमीर जो हो मुझसे। शांति, अगर मुझे अमीर गरीब से इतना फर्क पड़ता तो मैं अपने एक लौते बेटे की शादी एक झुग्गी में रहने वाली गरीब लड़की से नहीं करवाती। इसलिए आज के बाद अपने अंदर ये अमीर गरीब का फर्क मत रखना और ना ही करना। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारी। अब कभी नहीं बोलूंगी तू अमीर है मैं गरीब हूँ। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। लेकिन एक बात बता, मेरी बहू को देखने के लिए सब आए, लेकिन तू क्यों नहीं आई? तू समझती नहीं है देवकी, अब कोई बहू को खाली हाथ देखने थोड़ी ना आता है। और मेरी बहू रेणुका को सैलरी नहीं मिली थी इसलिए नहीं आई थी। अब जब मिल गई है तो जितना हो पाया उतना खर्च करके अपनी तरफ से अच्छी सी साड़ी देख कर लाई हूँ। पागल है तू जो इतना सोच रही है। तोहफा दिल से दिया जाता है, महंगा और सस्ता देखकर नहीं। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। उसने वो गरीबों वाले दिन देखे हैं जो तू अभी काट रही है, इसीलिए वो क्या सोचेगी इस बात की तू चिंता मत कर। देवकी और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। देवकी की बहू नीतू वहाँ आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू इनसे मिलो, ये अपनी पड़ोसन और मेरी सहेली शांति है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, इनके कपड़ों की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये आपकी जैसे अमीर औरत की सहेली होंगी, और ऐसे ही मैं आते जाते लोगों के पैर नहीं छूती हूँ। बहू ये तू क्या बोल रही है? कम से कम दूसरों के सामने तो अपना घमंड कम कर ले और थोड़ा प्यार से बोल ले। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात में घमंड ही दिखाई देता है। मैंने इसमें घमंड नहीं दिखाया है, मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बस कर बहू, अब कुछ मत बोल, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। शांति तुझे देखने आई है। आओ बहू, जरा मेरे पास तो बैठो। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई करने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना कि आपके कपड़े और ये गरीब हालत देखकर मुझे आपके पास बैठने का मन नहीं है। आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं नौकरों से कहकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और रही बात देखने की, तो आपने मुझे देख भी लिया और बात भी कर ली। बहू रुक तो, ये देख मैं तेरे लिए तोहफे में साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बता कैसी है। अब अपनी सहेली की नई नवेली बहू को देखने के लिए खाली हाथ थोड़ी ना आती। शांति के कहने पर नीतू साड़ी का बैग उससे लेकर साड़ी को खोलकर देखती है और हंसते हुए कहती है, आंटी जी, आपके इस तोहफे में दी गई साड़ी से अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। ये लीजिए आपकी साड़ी आंटी जी, और अपने जैसे किसी गरीब को दे दीजिएगा। लेकिन बहू, ये तोहफा मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी, रख ले बहू। बहू इस तरह किसी के तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना घमंड किस काम का है बहू? नहीं माँ जी, जो चीज मेरे काम ही नहीं आ सके वो चीज मैं रखकर क्या करूँगी। नीतू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी शांति दुखी मन से देवकी से कहती है, देवकी, तूने तो कहा था कि तेरी बहू खुद एक गरीब घर की है, वो मेरी गरीबी और मेरी परेशानी समझेगी, लेकिन ये तो तेरी गरीब घमंडी बहू निकली। मुझे अगर पहले पता होता कि तेरी बहू इतनी घमंडी है तो मैं कभी उसे देखने ही नहीं आती। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर देवकी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय देवकी की धोबन उसके घर आती है और कहती है, मालकिन, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देवकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे आती है और जैसे ही धोबन को देने चलती है तभी उसकी बहू नीतू वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है? ऐसे ही किसी भी गरीब भिखारी को पैसे दान में देती रहेंगी क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। बहू, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तभी वो इतनी शाम को हमारे पास मदद मांगने आई है और तुम इसे पैसे देने के लिए मना कर रही हो। क्या भरोसा है माँ जी कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। मालकिन, मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। माँ जी, आप जानती नहीं है, ये गरीब लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। ये पैसों के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा लेती हैं।
बस करिए छोटी मालकिन, लेकिन आप भी कोई अमीर घर से नहीं है, एक गरीब झुग्गी वाली हैं। वो तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला। मैंने सोचा था कम से कम आप तो हमारी परेशानी समझेंगी, लेकिन माफ करिए बड़ी मालकिन, आपकी बहू तो एक गरीब घमंडी बहू निकली, जिन्हें अपने घमंड के आगे कुछ नहीं दिखता है। धोबन इतना कहकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू तुझे किस बात का घमंड है? क्या है तेरे पास घमंड करने के लिए? शायद तू ये भूल गई है कि जिन गरीब लोगों को तू अपना घमंड दिखा रही है, तू भी उन्हीं में से एक है। अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया होता ना, तो आज तू भी उसी झुग्गियों में पड़ी होती, गरीबों के बीच। और अगर मेरे बेटे को पता चला कि जिसे मैं संस्कारी लड़की समझकर बहू बनाकर लाई थी, वो एक गरीब घमंडी बहू निकली जो उसकी माँ की कोई कदर नहीं करती है, तो वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा। देवकी नीतू को उसके घमंडी स्वभाव के चलते जो कुछ सुना रही थी, उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका बेटा नरेश सुन लेता है, जिसके बाद वो घर के अंदर आकर अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, अब पता लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए नीतू, लेकिन मुझसे शादी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जुबान के लिए तुमसे शादी करी थी, लेकिन अब जब वो खुशी ही नहीं रही तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में आकर अपनी हैसियत, सही गलत का फर्क सब भूल गई थी। माफ कर दीजिए आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू के माफी मांगने पर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक और मौका दे देते हैं, जिसके बाद नीतू अपने घमंडी स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने के साथ साथ एक अच्छी बहू बनने की भी कोशिश करती है।